संस्कारों की धरोहर। सूरज ढलने लगा था। जयंत की माँ की 13वीं का कार्यक्रम समाप्त हो चुका था। रिश्तेदार जा चुके थे और दिन भर मेहमानों के स्वागत और अफरा तफरी से थके जयंत, उसकी पत्नी सुधा और पिता श्रीनिवास 100 साल पुराने पुश्तैनी घर में घुटनों पर रजाई डाले ढिबरी की रोशनी में बतिया रहे थे। बाबूजी, हम सुबह 10 बजे निकल लेंगे। अपना सामान सुधा को बता दीजिए, क्या क्या ले चलना है, पैक कर देगी। मेरा सामान? मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम लोग कल चले जाना। अरे तेरी चाची है ना, मेरे लिए भी 2 रोटियां डाल दिया करेगी। अब इस उम्र में कहाँ जाऊंगा बेटा। डाल दिया करेगी? क्यों डाल दिया करेगी? हम नहीं हैं क्या? क्यों दूसरों के आसरे रहेंगे आप? मुझे इस बारे में अब कुछ नहीं सुनना है। सुबह आप मेरे साथ शहर चलेंगे, बस। जयंत ने बच्चों की तरह जिद करते हुए अपनी बात रखी। अरे बेटा, ये खेतों की हवा और मिट्टी की महक सूंघे बिना मुझे नींद नहीं आती। छोटे छोटे फ्लैट होते हैं वहां, मुझे नहीं रहना वहां, मुझे यहीं पे रहने दो बेटा। 4 कमरों का घर है हमारा, ड्राइंग डाइनिंग अलग, और आपके लिए एकदम अलग कमरे की व्यवस्था रहेगी। अखबार, टेलीविजन सब कुछ है वहां पर। आपका खूब मन लगेगा। मैं और सुधा किसी भी स्थिति में अब आपको यहां नहीं छोड़ सकते बाबूजी। मां थी तो बात अलग थी। सुबह आप हमारे साथ चल रहे हैं, बस। बेटी के कहने पर श्रीनिवास जी को शहर आए 10 दिन हो गए थे। बेटा ड्यूटी पर चला जाता और बाद में वे अखबार का एक एक लफ्ज चाट जाते, यहाँ तक कि विज्ञापन भी कई बार देख लेते। फिर टेलीविजन पर समाचार देखते रहते। मगर कितना मुक्त हवाओं में लह लहाते खेतों के बीच उम्र गुजारने वाला मस्त मौला मन यहाँ बड़ी घुटन महसूस करता था। परंपरागत भारतीय परिवारों में बहू से भी घर के वरिष्ठ जनों की एक निश्चित दूरी होना स्वाभाविक ही है। एक दिन दोपहर का खाना खाने के बाद श्रीनिवास जी ने बाहर का दरवाजा खोला और बहू को पुकारा। अरे बहू, क्या मैं जरा बाहर तक घुमाऊं? घर में पड़े पड़े दम सा घुट रहा है। हाँ जाओ ना बाबूजी, मगर सोसाइटी से बाहर मत जाना। यहाँ पर सोसाइटी में ही पार्क है, क्लब है। जब तक आपका मन करे आप आराम से पार्क में घूमना। सुधा ने किचन से ही जवाब दिया। श्रीनिवास जी सहज ही सीढ़ियां उतरने लगे, मगर बाद में एहसास हुआ कि घर तो 6ठी मंजिल पर है। इतनी सीढ़ियां तो शायद पूरी जिंदगी में नहीं उतरी थी। बेटा सही कहता है, कहीं भी जाना हो तो लिफ्ट का इस्तेमाल करना अच्छा है। मगर सीढ़ियां उतरते ही बाहर वसंत की हरियाली में नहाया हुआ पार्क था, जिसे देखकर उनकी सारी थकान उतर गई। वे वहीं एक बेंच पर बैठ गए। सुहानी गुनगुनी धूप, वनस्पति व फूलों की सुगंध ने मन मोह लिया। शहर आने के बाद पहली बार सुकून सा महसूस हो रहा था। आंख बंद करके ऐसा लगा जैसे अपने खेतों में पहुंच गए हो। सूरज अब बुझने लगा और ठंड बढ़ने लगी, तो पार्क का एक चक्कर लगाने का निश्चय करके टहलने लगे। कई पौधे पानी की कमी से सूख रहे थे। सूखे पत्तों को डालियों से हटाया नहीं गया था। श्रीनिवास जी के भीतर का किसान जाग उठा। उन्हें पेड़ों के साथ ये अन्याय भला कैसे बर्दाश्त हो सकता था। पास ही खुरपी चला रहे एक आदमी को आवाज दी। अरे भैया सुनो, माली हो क्या तुम यहाँ पर? हाँ जी साहब, हम भी हैं और लोग भी हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। ये देखो, पौधों को पानी देते हैं ना, तो चिकनी मिट्टी ऊपर सतह पर जम जाती है। उससे पौधों की जड़ों को बाहर की नमी और ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। तुम तो माली हो, ये बात पता होनी चाहिए। अरे उनकी नलाई गुड़ाई नहीं करोगे तो पनपेंगे कैसे? नलाई करना जानते हो? जी हाँ, नहीं, अरे हम तो नए आए हैं, कभी नलाई गुदाई किए नहीं है। हाँ, सुदर्शन भैया को बुलाते हैं। अरे कैसे माली हो भाई, नलाई गुदाई नहीं जानते? क्या नाम है? कौन जिले के रहने वाले हो तुम? जी सोनू नाम है, सोनू तिवारी। माली का काम कभी किए नहीं है, मगर क्या करे साहब, शहर में नौकरी कहाँ है, बड़ी मुश्किल से ये काम मिला है हमें। माली ने अपना सा आदमी देखकर दिल खोल दिया।
अरे भैया, कौन सी कंप्यूटर साइंस है? लाओ खुरपी दिखाओ, हम बताते हैं तुम्हें। श्रीनिवास जी जमीन पर बैठकर पौधे की गुड़ाई करने लगे। श्रीनिवास जी ने खुरपी चलाते हुए माली की ओर देखा और कहा, अरे 603 में जो जयंत सिंह रहता है ना, वो बेटा है हमारा। अरे अरे, क्या कर रहे हैं चौधरी साहब? अरे अरे, हमारी नौकरी छुड़वाएंगे क्या? अरे हम कर लेंगे साहब, हमें दीजिए। अरे सोनू बेटा, साहब बाप कुछ नहीं, हम किसान आदमी हैं भाई। ये सब तो जिंदगी भर करते रहे हैं। और वो तुमने पहले क्या कहा था, चाचा? बस वही ठीक है। शेष दोनों माली भी उत्सुकतावश वहीं आकर खड़े हो गए। अब तो ये रोज का सिलसिला हो गया था। श्रीनिवास जी दोपहर का खाना खाकर पार्क में आ जाते। मालियों के अलावा सिक्योरिटी वाले भी उन्हें जान गए थे और उनके पास आकर बैठ जाते। अपने गांव के परिवार की और सुख दुख के किस्से सुनाते। कभी कोई उनसे बड़े चाव और स्नेह से कहता, आपकी बहू ने आज खीर भेजी है चाचा, थोड़ा चख लीजिए तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। और श्रीनिवास जी बिना झिझक कभी खीर, कभी कोई विशेष सब्जी या किसी के गांव से आई मिठाई शेयर कर लिया करते थे। अब उनका इस कॉन्क्रीट और भाव विहीन मानव मुंडों के जंगल में खूब मन लग रहा था। गुनगुनी धूप खिली हुई थी। गार्डन के सारे माली अपने अपने काम में जुटे हुए थे। श्रीनिवास जी बड़ी देर तक बेंच पर बैठकर धूप सेंकते रहे। तभी उनकी निगाह एक पौधे की सूखी हुई डाली पर गई। उन्होंने सोचा कि इस निर्जीव डाली को पेड़ से अलग कर देते हैं। अभी डाली हाथ में पकड़ी ही थी कि रैंप पर एक लंबी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक सजा धजा नौजवान बाहर निकला। नौजवान ने चारों तरफ नजरें घुमाई और श्रीनिवास जी की तरफ देखकर हाथ के इशारों से उन्हें अपने पास बुलाया। अरे सुनो, जरा ये सामान लिफ्ट तक पहुंचा दो। श्रीनिवास जी सन्न रह गए। अपनी जमीन पर स्वच्छंद पूरे मालिकाना हक के साथ खेती करने वाला किसान थे और अपने गांव समाज के सम्मानित नागरिक थे। गांव में उन्हें नाम लेकर पुकारने वाला भी कोई नहीं बचा था। मन लगाने को बागबानी करने और साधारण वेशभूषा के इस पक्ष की तो उन्हें कभी कल्पना ही नहीं की थी। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई माली या चौकीदार हो तो उन्हें सहायता के लिए भेज दें, किंतु कोई दिखाई नहीं दिया। आगंतुक ने दोबारा कुछ सख्त लहजे में पुकारा, अरे सुना नहीं क्या, ये सामान लिफ्ट तक ले जाना है। कैसे कैसे लोग नौकरी करने आ जाते हैं। इस बीच पिल्ला गोद में लिए लिपि पुती मेम साहब भी नीचे उतर चुकी थी। तभी इत्तेफाक से श्रीनिवास जी के बेटे की गाड़ी पीछे आकर रुकी। वो कुछ माजरा समझ पाते इससे पहले ही नौजवान मिस्टर मल्होत्रा की ओर बढ़ा। देखिए सी साहब, कैसा नौकर आ गया है अपनी सोसाइटी में। इस बुड्ढे से 2 बार कहा कि सामान लिफ्ट तक ले जाना है, मगर सुनता ही नहीं। मिस्टर मल्होत्रा, वो जिन्हें आप बुड्ढा कह रहे हैं, वो मेरे पिताजी हैं। क्या तुम्हारे संस्कारों में इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी बुजुर्ग के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है? मल्होत्रा एकदम स्तब्ध, मुंह से बोलना फूटे। फिर उनकी श्रीमती आगे आई और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। ओह, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी मिस्टर सिंह, हमें पता नहीं था। दरअसल इनके कपड़ों पर लगी मिट्टी को देखकर कोई भी मगर आपका भी तो फर्ज बनता है कि आपके पिताजी। मेरा क्या फर्ज बनता है मुझे मत सिखाइए मिसेस मल्होत्रा। मैं फक्र और अभिमान के साथ कहता हूं कि वो मेरे पिता हैं और हम गांव से आए हैं। हम किसान हैं। इनके मिट्टी लगे हुए इन्हीं हाथों ने मेरा जीवन संवार कर मुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया है। अपने जीवन की संध्या में अपनी स्वेच्छा से सहज और अनुकूल जीवन जीने का अधिकार है इन्हें। मैं बाता क्यों बनूं? नकली शान और छद्म खानदानी रईसी दिखाने के लिए उन्हें बनावटी वेशभूषा में लपेटकर कमरे में कैद कर दूं? जैसे उन्हें कंफर्टेबल लगता है वो वैसे ही जिएंगे। और इंसान के व्यक्तित्व की गरिमा, उसका सामाजिक सम्मान और पात्रता परिधान में ढूंढते हैं आप लोग। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को अपनी इस तुच्छ सोच पर। अपने ऊपर झूठी शान और दिखावे का जो ये छद्म आवरण ओढ़ रखा है ना आप लोगों ने, उससे आजाद होकर देखिए, दुनिया बेहतर दिखाई देगी। जयंत का चेहरा क्रोध से जल रहा था। फिर थोड़ा जज्बात पर काबू करते हुए पिता की तरफ मुखातिब हुआ और आत्मीयता से उनकी ओर देखने लगा। चलो पिताजी, ऊपर चलते हैं, खाने का वक्त हो गया है।
दोनों पिता पुत्र धीरे धीरे लिफ्ट की ओर बढ़ गए।